तो आज बात करेंगे अडानी साम्राज्य की, एक व्यापारी से टाइकून बनने की कहानी। चलिए भारत के सबसे प्रभावशाली और हाँ सबसे विवादास्पद ग्रुप्स में से एक अडानी ग्रुप के सफर को जरा करीब से समझते हैं। ये जानना ना बहुत दिलचस्प है कि भारत के दो सबसे अमीर लोगों की शुरुआत कितनी अलग थी। सोचिए, एक तरफ है गौतम अडानी, एक मिडिल क्लास टेक्सटाइल ट्रेडर के बेटे जो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, जिन्हें विरासत में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर मिला। ये कहानी सही मायनों में जमीन से उठकर आसमान छूने की है। तो इस पूरे सफर को हम कैसे समझेंगे? पहले देखेंगे कि वो एक ट्रेडर से टाइकून बने कैसे। फिर बात करेंगे उन दो टर्निंग पॉइंट्स की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विशाल साम्राज्य पर नजर डालेंगे। फिर जो आरोप लगे और जिस तरह से ग्रुप ने वापसी की उसे भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि अगली पीढ़ी के लिए क्या प्लान है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फ्रॉम ट्रेडर टू टाइकून, यानी शुरुआती दिनों से। कहानी शुरू होती है 1977 से। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी और सीधे मुंबई चले गए। वहां उन्होंने एक डायमंड सॉर्टर का काम शुरू किया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 1981 में वो वापस अहमदाबाद आए, अपने भाई के नए पीवीसी फिल्म प्लांट में मदद करने के लिए। और फिर 1988 में वो साल आया जब उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की नींव रखी। ये एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म थी और असल में यहीं से अडानी ग्रुप का ऑफिशियल आगाज हुआ। अब आते हैं उन दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर, वो मोड़ जिन्होंने अडानी के बिजनेस को सचमुच रॉकेट की स्पीड दे दी। आखिर कैसे बदलते हुए भारत ने एक नए बिलियनर को जन्म दिया, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला टर्निंग पॉइंट आया 1985 में। उस समय भारत सरकार ने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में कुछ ढील दी। अडानी ने इस मौके को लपक लिया। उन्होंने पॉलिसी में एक लूप होल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वो भी लगभग बिना किसी ड्यूटी के। फिर आया दूसरा और शायद सबसे बड़ा मोड़ 1995 में। सरकारी पोर्ट्स पर सामान के लिए होने वाली महंगी देरी से वो तंग आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि वो अपना खुद का पोर्ट बनाएंगे, और उन्हें गुजरात के मुंद्रा में भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और बस यहीं से नींव पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक ऐसे विशाल साम्राज्य की, एक ऐसा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने की जो सप्लाई चेन के हर कदम को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि आज ये एम्पायर कितना बड़ा है। तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सितंबर 2025 तक के पिछले 12 महीनों का ईबीटीआ है। आसान भाषा में कहें तो टैक्स और ब्याज जैसी चीजें चुकाने से पहले की कमाई। ये एक नंबर ही ग्रुप के ऑपरेशंस के स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी को बताने के लिए काफी है। तो सवाल यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कमाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 83%, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। मतलब यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्ट जैसे स्टेबल लॉन्ग टर्म एसेट्स से। इस पूरी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है एंड टू एंड इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सप्लाई चेन के हर हिस्से पर अपना कंट्रोल रखो। मिसाल के तौर पर समझिए, अडानी के पास कोयले की खदानें हैं, कोयले को लाने ले जाने के लिए रेलवे लाइंस भी उन्हीं की हैं, उसे शिप करने वाले पोर्ट्स भी उन्हीं के हैं, और आखिर में जिस पावर प्लांट में वो कोयला जलकर बिजली बनाता है वो भी उन्हीं का है। पूरा कंट्रोल। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये उनके लगभग हर बिजनेस में दिखती है। अडानी एंटरप्राइजेस है जो एक तरह का बिजनेस इंक्यूबेटर है। फिर अडानी पोर्ट्स जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, और हम सबके घरों में इस्तेमाल होने वाला फॉर्चून तेल बनाने वाली अडानी विल्मर भी। और अब तो वो सीमेंट और मीडिया में भी एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद ग्रुप के लिए सबसे मुश्किल दौर था। बात करते हैं आरोपों की और फिर उस लचीलेपन की जिससे ग्रुप ने वापसी की। देखते हैं कि कैसे इस विवादों के तूफान का सामना किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से था, आखिर ग्रुप इतनी तेजी से इतना बड़ा कैसे हो गया? इस मैसिव एक्सपेंशन को फंड करने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? और फिर जनवरी 2023 में एक अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसने सचमुच भूचाल ला दिया। रिपोर्ट में बहुत गंभीर आरोप थे, जैसे विदेशों में बनी शेल कंपनियों यानी सिर्फ कागजों पर मौजूद कंपनियों का इस्तेमाल करना, अपने ही शेयरों की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाना, और फिर इन्हीं बढ़ी हुई कीमतों के दम पर बहुत ज्यादा कर्ज उठाना। रिपोर्ट का टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता था, कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड। और इस रिपोर्ट का असर
जबरदस्त और तुरंत। रिपोर्ट आने से ठीक पहले ग्रुप का मार्केट कैप $217 बिलियन था। रिपोर्ट के बाद ये गिरकर सिर्फ $99 बिलियन पर आ गया। सोचिए, आधे से भी ज्यादा की गिरावट। जाहिर है, अडानी ग्रुप ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद है, और फिर उन्होंने इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए तेजी से कदम उठाए। कुछ लोन समय से पहले चुका दिए गए और पूरा फोकस बिजनेस को स्थिर करने पर लगाया गया। ग्रुप का मैसेज एकदम क्लियर था कि वो रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। तो इस बड़े तूफान के बाद अब सबकी नजरें भविष्य पर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली पीढ़ी की। इस मॉडर्न डायनेस्टी का सक्सेशन प्लान क्या है? तो इस साम्राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से 4 लोगों पर है। बड़े बेटे हैं करण अडानी, जो पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और सीमेंट का काम देखते हैं। छोटे बेटे जीत अडानी एयरपोर्ट्स और डिजिटल लैब संभाल रहे हैं। इनके अलावा उनके भतीजे प्रणव अडानी और सागर अडानी भी हैं, जो एग्रो, ऑयल एंड गैस से लेके ग्रीन एनर्जी जैसे बेहद जरूरी सेक्टर्स को लीड कर रहे हैं। और अपने सक्सेशन प्लान पर गौतम अडानी का विजन बिल्कुल साफ है। उनका कहना है, एक लेगेसी बनाने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो एक छोटे से ट्रेडिंग डेस्क से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। पर सवाल अब ये है कि अडानी एम्पायर का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।